जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 12 के हिंदी के अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का मॉडल पेपर। और ये पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आप ध्यान में रखकर देखिएगा इस वीडियो को कि ये पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें से कई सारे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आते भी हैं। विद्या मंदिर का पेपर है, इंपॉर्टेंट पेपर है। चलिए देखते हैं किस तरह से इसमें क्वेश्चन आए थे और उनके आंसर क्या क्या होंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। इसमें आपको देखिए, अगर अर्धवार्षिक है तो ये तो आपके स्कूल में हो रहा होगा, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो जो आप इस बार टिक आप मारते हैं अपनी कॉपी में टिक वाला लिख कर आते हैं, इसके लिए आपको OMR सीट दी जाएगी। तो वहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा। फिलहाल अगर OMR सीट उपलब्ध हो पाएगी तो उसमें हम बताएंगे आपको कैसे भरना है। पहला क्वेश्चन है आपका, खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक उन्नायकों में से कौन उन्नायक नहीं है। यानी कि खड़ी बोली में कौन नहीं शामिल है। जो प्राथमिक थे यानी जो पुराने थे, तो इनमें नया कौन है। तो नया तो ये तीनों नहीं लग रहे हैं, एक ही नाम सुना सुनाया लग रहा है, जयशंकर प्रसाद। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ये जो है ये नए नए हैं, तो प्राथमिक उन्नायकों में ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा। ये क्वेश्चन है, ये हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे। तो हिंदी प्रदीप के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी दी गई थी। चार ऑप्शन है, भारतीय हिंदू युग में, छायावादी युग में, द्विवेदी युग में, प्रगतिवादी युग में। वैसे ये क्वेश्चन आना नहीं था, पता नहीं कहाँ से दे दिए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका क्या कहते हैं, छायावादी युग। इसको कई सारे लोग 1936 तक मानते हैं, 1938 तक मानते हैं। तो 1936 से पहले दी गई थी 1931 में, तो ये छायावादी युग में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, घा वाला। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। सभी को पता है, परीक्षा गुरु है, इसमें टिक लगाने की जरूरत भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इधर हम देखते हैं, ये पांचवा क्वेश्चन है, आवारा मसीहा क्या है। आत्मकथा है, कहानी, संस्मरण, जीवनी। तो ये जीवनी है, किसकी जीवनी है, विष्णु प्रभाकर ने इसे लिखा था। और किसकी जीवनी है ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, बताइएगा जरूर इसे। और जिसका कमेंट सही रहेगा उसको हम पिन भी कर देंगे। ये दूसरे का क्वेश्चन हम देखते हैं। ये अभी तक आपने जितना देखा ये गद्य से रिलेटेड थे। अब जितना आप देखेंगे ये सारे क्वेश्चन पद्य से रिलेटेड हैं, यानी कि जो पद्य होते हैं, कवि होते हैं, तो ये कवियों से रिलेटेड हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, आदिकाल का नाम बीज वपन काल के नाम करता कौन है। तो यहाँ पर देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने तो कहा था कि ये वीर गाथा काल है। इन दोनों ने ज़्यादा कुछ बोला नहीं था, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। इन्होंने बोला था आदिकाल को कि ये बीज वपन काल है। अगला है, अखरावट की रचयिता। सिंपल सा है, मलिक मोहम्मद जायसी। एकदम आसान है ये वाला क्वेश्चन जो है। आचार्य चिंतामणि रीतिबद्ध कवियों में है, इसको आप याद रखिएगा और ये पेपर में आ सकता है। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन अर्धवार्षिक और वार्षिक में कई बार रिपीट हो चुका है और मेरे हिसाब से एक आध बार कोई बोर्ड एग्जाम में भी आया होगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1936 ईस्वी में हुई थी लंदन में। इसे आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगला है तीसरा तार सप्तक। तो तीसरा तार सप्तक हुआ था 1959 ईस्वी में। एकदम आसान सा है। अगला हम देखते हैं, ये क्वेश्चन है तीसरा। इसमें आपको क्या क्या किया कहा गया है, एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ना है। कई सारे लोग पढ़ते नहीं हैं, तो पहले आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन देखकर पढ़ेंगे तो आसानी से हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, जंगल और राष्ट्रीय जन में क्या समानता है। तो अगर आप इसे पढ़ेंगे तो जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष वनस्पति अपने अदम्य भाव से उड़ते हुए पारस्परिक सम्मिलित अविरोधी स्थिति को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन में अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। सिंपल सा समझ गए, क्या समानता है। यही समानता है कि जंगल में जैसे लता और वृक्ष वनस्पति एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं, अविरोधी होते हैं, वैसे ही एक राष्ट्र में जो कई सारी जातियां होती हुए कई सारी संस्कृतियां होती हैं, वो संस्कृतियां एक दूसरे संस्कृति का विरोध नहीं करती हैं, बल्कि एक दूसरी संस्कृति आपस में कनेक्टेड होती है। तो यानी कि जंगल और राष्ट्रीय जन में यही है कि उनकी संस्कृतियां कनेक्टेड होती हैं और वहाँ पर लताएं, वनस्पतियां और पेड़ जो है कनेक्टेड होते हैं। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, विभिन्न संस्कृतियों की तुलना किससे की गई है। तो इसका आंसर आपको नीचे मिलेगा कि विभिन्न संस्कृतियों की तुलना की गई है। जब जो नदियां हैं एक रूप में मिलकर समुद्र में गिरती हैं, तो यहाँ से इसकी तुलना की गई है। या नदियों की जो नदियां, सभी नदियां एक होकर समुद्र में गिरती हैं, अर्थात सभी नदियां एक ही होती हैं अंत में, वैसे ही सभी संस्कृतियां जो हैं अंत में एक होती हैं। इस प्रकार संस्कृति की जो तुलना है वो नदियों से की गई है। अगला देखिए, अदम्य और अविरोधी शब्दों का अर्थ लिखना है, आसान है। उसके बाद पाठ के शीर्षक का नाम लिखना है। इसको देखिए, अविरोधी का होता है विरोध ना करना, अविरोध होता है। और अदम्य का आप हमें कमेंट करके बताइएगा। पाठ के शीर्षक का क्या नाम है, उसके लेखक का क्या नाम है। तो ये है राष्ट्र का स्वरूप और इसके जो लेखक हैं वो है वासुदेव शरण अग्रवाल। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है यहाँ पर।
तो व्याख्या कैसे आप करेंगे, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी स्वरूप है, यानी अगर हम साथ साथ रहकर रहेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा है, हमारे देश के लिए अच्छा है, हमारे राष्ट्र के लिए अच्छा है। इसी को आपको बढ़ा चढ़ा कर लिखना है और इसमें आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर आपको ये सब नहीं पता है, इसका कोई आंसर नहीं आ रहा है, जो भी आपने इस पैराग्राफ को देखा, तो आपको इस पैराग्राफ के बारे में लिखना है। लेकिन अगर आपने पहले इन 5 क्वेश्चन का आंसर या 2-3 क्वेश्चन का आंसर इसमें दे दिया है तो इसको आपको टच नहीं करना है, नहीं तो कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा, ना ऊपर वाले में मिलेगा ना नीचे वाले में। एक ही आपको पैराग्राफ उठाना है और उसी को आपको हल करना है। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये क्वेश्चन बोल रहा है, कोई प्यारा कुसुम कमला गेह में जो पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। ठीक है, अगर आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो पवन दूतिका का है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उतना आपको क्या करना है, आंसर दे देना है। और अगर आपको क्वेश्चन का उसका नाम, अगर शीर्षक का नाम नहीं पता चल पा रहा है कौन सा है, तो यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक पढ़ना है। इतना आप पढ़ लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। इसमें श्री कृष्ण है, पवन को देखिए, पवन शब्द भी आ गया, श्री कृष्ण जी का शब्द आ गया, और इसमें कई सारे शब्द हैं, मुरझाए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ अगर आप मतलब देखेंगे तो आपको लेसन का नाम याद आ जाएगा, अगर आप 5 चीज़ों को अच्छे से पढ़ते हैं तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन मिलेगा, ये वही थी। इसके अलावा ये आपका एक दूसरा जो कविता है दी गई है, इसको आप कर सकते हैं अगर वो नहीं आ रहा है तो। फिलहाल पहला वाला आ जाता है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होती है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 5वां क्वेश्चन हमारा है, ये 5 नंबर का है। ये है हमारा क्या करना है, साहित्यिक परिचय लिखना है। साहित्यिक परिचय के लिए हमने एक PDF वो बना दी है, प्लेलिस्ट बना दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। सभी के साहित्यिक परिचय आपको मिल जाएंगे। उसमें कैसे लिखेंगे कि आपको 5 में से 5 नंबर मिले, सारी चीज़ें उसमें बताई गई है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। कवि का, और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखना है लेखक का, यहाँ पर कवि का। तो सभी का आपको साहित्यिक परिचय उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप एक बार जरूर जाइएगा। ठीक है, ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखना है या पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखना है, दोनों सेम ही है। अगर पंचलाइट कई सारे लोग लिखते हैं, ये कई सारे लोग पढ़े होते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर कथानक अपने शब्दों में लिखिए। तो ये जो आपके मतलब खंडकाव्य जो आपके किताब में होगा उसी को आपको लिखना है। अगर आप दूसरे जिले का लिखते हैं तो आपको वो नहीं करना है, उसमें आपको नंबर नहीं मिलेंगे। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। जैसे भी आपने पिछले देखा, पहले जो राष्ट्र का स्वरूप दिया गया था उस लेसन से, उसी से रिलेटेड ये भी चीज़ है। ये केवल क्या है, इसमें संस्कृत में दिया गया है, ये आपके जो अनिवार्य संस्कृत दी गई है उसमें आपको उसी का ये लिखना है। फिलहाल इन सारे क्वेश्चन का आंसर हम आने वाली वीडियोज में देंगे। एक वीडियो बनाएंगे जो कि हम पूरा लिख कर समझाएंगे कैसे आपको पेपर में लिखना है, प्रश्नोत्तरांक नंबर डालकर सारी चीज़ें उसमें लिखी रहेंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये देखिएगा, प्रभृतियों का ये प्रभृति धन ए होगा, उपावधि का उपधन अपि होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो 1 नंबर के हैं इनको हम आसानी से बता देते हैं, तो इसीलिए जल्दी से वीडियो बन जाती है। ठीक है, अगला देखिए, कठोपनिषद का कठधन उपनिषद होगा, ये सही है एकदम। ये देखें, आत्मनि का क्या हो जाएगा, सप्तमी एक वचन हो जाएगा। नामने का हो जाएगा चतुर्थी एक वचन। अगर आपने शब्द रूप याद किया है तो आसानी से आ जाएगा। श्रांत मतलब होता है थकान, तो थकान इसमें पहले दी गई है, तो ये हो जाएगा बा वाला। कपीस का मतलब होता है भूरे रंग का यानी मटमैला, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, इसमें अस्म लिख लेते हैं, इसका मतलब होता है बादल होता है, पत्थर होता है, पहाड़ होता है, 3 हो सकता है, 2 आपको लिखना है। अगला क्या है, जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन होता है इसका। नीले रंग का कमल, ये तो मुझे क्वेश्चन ही कुछ गलत लग रहा है क्योंकि इसका आंसर मैंने बहुत ढूंढा और आंसर हमें नहीं मिला। तो इसको आप, अगर आपको पता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और नहीं पता है तो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इधर हम। ये क्या है, इसमें आपको शुद्ध करना है। तो अपराधी का स्त्रीलिंग तो नहीं समझ में आ रहा था, तो पूजनीय पिताजी है, तो पूजनीय हो जाएगा। जो या है ना, यहाँ पर आ की मात्रा गई, तो पूजनीय ही हो जाएगा। पिताजी को प्रणाम। इस समस्या का कोई हल है, तो यहाँ पर लग जाएगा क्या इस समस्या का कोई हल है। मोती सीपी में पलते हैं। फिलहाल आपको 2 ही शुद्ध करने थे, तो 2 यहाँ पर आपको पता लग गए। इसके बाद ये सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं जो पेपर में हर बार आते हैं, इनको आप वीडियो रोक कर पढ़ लीजिएगा। कैसी लगी आपको वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और फुल वीडियो सॉल्यूशन वाली चाहते हैं कि नहीं, ये भी आप कमेंट कीजिएगा। फिलहाल हम मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।